हमेशा ये बात कही जाती है कि बीएसपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आज़ाद के मन में और कभी भी मायावती ने कोई कह सकते हैं गलत बयानबाजी आज़ाद के खिलाफ नहीं की है। तो एक संभावना के तौर पर देखा जाता रहा है। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने कहा था, जब आज़ाद से पूछा गया था कि भाई वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। दलित वोट बैंक को जिस तरह उन्होंने साधा है वो बाकी काबिल तारीफ है। अब क्या उसका कह सकते हैं कि अब दोनों पार्टियों का साथ मिलन अब तय हो गया। देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर अपनी साइकिल जो चल रही है नगीना में उसे चलाए रखना है तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इस बात से बखूबी अखिलेश यादव वाकिफ होंगे कि अगर इन छोटे दलों को मौका दिया जाता है, अगर उन प्रमुख सीटों पर जीत लेते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो अपनी पार्टी का विस्तार कर देंगे और यूपी में जो है एक तीसरी पार्टी बनकर उभर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को इस बात का डर ज़रूर है कि छोटे दल हैं, खासतौर पर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे इन दलों को अगर मौका मिलता है तो भविष्य में जो है वो अखिलेश यादव के लिए ही। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 2024 में होने वाले आम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव जिस तरह से होंगे उसके बाद अब सियासी गलियारों में जो हलचल है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में एक सवाल जो उत्तर प्रदेश की सियासत में बार बार सामने आ रहा है कि पीडीए वोट बैंक का नारा देते हुए पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव क्या सिर्फ इस नारे को जुमलेबाजी तक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के फैसले इस वक्त अखिलेश लेते हुए नजर आ रहे हैं उनके इस फैसले से ना तो यहां पर कांग्रेस पार्टी खुश नजर आ रही है और ना ही यहां पर दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज के लोग। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव का एक फैसला अब उनके लिए हार की वजह बनता हुआ नजर आएगा। एक जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है यहां पर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच, और अब इस जंग में चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, एआईएमआईएम का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और अब निगाहें हर किसी की टिकी हुई है बीएसपी पर। क्या कांग्रेस और एआईएमआईएम के बाद अब बहुजन समाज पार्टी भी उन्हें अपना समर्थन देती हुई नजर आएगी? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा देते हैं क्या वो उसे वाकई में समझते भी हैं, जिस तरीके के फैसले वो इस वक्त लेते हुए नजर आ रहे हैं। अमन जी है मेरे साथ और अमन जी से सवाल रहेगा। अमन जी, जिस तरीके से अखिलेश बार बार अपने हर भाषण में पीडीए का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब उन्हीं अखिलेश यादव को मुस्लिम विरोधी और दलित विरोधी बताया जा रहा है। नगीना सीट पर एक और अखिलेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनोज कुमार को टिकट दे देते हैं। ओवैसी 5 सीटों की मांग करते हैं लेकिन साफ इनकार कर देते हैं। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आजाद का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि क्या अखिलेश के ये फैसले उन्हीं के खिलाफ तो नहीं जाने वाले हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, राजनीति अपने आप में कह सकते हैं बहुत चिकनी डगर होती है और वहाँ पर आपको बड़ा संभल के चलना पड़ता है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो उस समय के कमलनाथ जो सीएम के उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनसे जब पूछा गया कि भाई क्या अखिलेश यादव आपके साथ आना चाहते हैं, क्या आप उनको लेकर आएंगे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कौन अखिलेश है कौन वखिलेश है। इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आए। वही कुछ अब मुझे लगता है अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप देखें कि लगातार ओवैसी बात कर रहे थे कि भाई हमें कम से कम 5 सीट आप दीजिए। उसके पीछे तर्क ये था कि हमेशा ये बात कही जाती है कि जहाँ पर भी सपा मजबूत होती है ओवैसी वहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार देते हैं और यही वजह है कि ओवैसी को लगातार बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे बी टीम कहते हैं तो मैं आप ही के साथ आ जाता हूं, बेहतर होगा कि आप मुझे 2-4 सीटें दें ताकि मैं भी आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकूं। लेकिन समाजवादी पार्टी इसके ऊपर बात करना दूर, इस बात पर गौर भी नहीं करती। इसके बाद आज़ाद को आपने देखा लगातार वो अखिलेश यादव के साथ बने रहते हैं और ये भी कहा जाता है कि नगीना की जो सीट है वो उनके लिए रिजर्व कर दी गई है गठबंधन की तरफ से। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होता है और जैसे ही नाम निकल कर आता है मनोज कुमार का सपा की तरफ से, तो ये बात मान ली जाती है कि
जो आज़ाद हैं उनको दरकिनार कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। देखिए, अगर इस तरह के फैसले आप करेंगे कि मुस्लिम वोट बैंक आप अपना मानते हैं, लेकिन जो मुस्लिम नेता होने का दावा करता है, जब वो आपके पास आता है कि भाई हमें भी साथ लेकर चलिए, आप तुरंत मना कर देते हैं। आज़ाद जो लगातार पश्चिम यूपी में अपनी राजनीति को बेहतर करने में लगे हुए हैं और कह सकते हैं वोट बैंक बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई नगीना सीट से मैं लड़ना चाहता हूँ। आपने देखा कि नगीना के अलावा उन्होंने कोई भी सीट के ऊपर बात नहीं की, हालांकि मांग ज़रूर थी उनकी, लेकिन नगीना के ऊपर पूरा फोकस वो कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उस सीट के ऊपर सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा, तो ये मानकर चलिए कि जो एक समीकरण है उसको अखिलेश यादव खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही बात है कि क्या बीजेपी के खिलाफ वो इस तरह से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि वो भी उतनी ताकतवर कंडीशन में नहीं है कि अकेले दम पे बीजेपी को वहां से हरा सकें। बसपा ने पहले मना कर दिया, तो ऐसे में अब अखिलेश यादव की आलोचना होना तय है, क्योंकि यहाँ पर ओवैसी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से आज़ाद का समर्थन किया है। अब हो सकता है कि जो नगीना की सीट है वहाँ पर जो ओवैसी हैं ये आज़ाद का समर्थन करते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख के आसपास जो दलित वोट बैंक है, 6 लाख यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी हैं। तो ऐसे में ये आंकड़ा जो है 9 लाख के आसपास पहुँचता है प्रज्ञा जी। और अगर यहाँ पर ये समीकरण फिट बैठा तो आज़ाद को हराना यहाँ से हर किसी के लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बसपा ने भी अभी तक वहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। इसी से जुड़ा अगला सवाल रहेगा, क्या लग रहा है कि AIMIM के बाद अब BSP भी आज़ाद को समर्थन देते हुए नजर आ सकती है? जी, देखिए जाहिर बात है, और हमेशा ये बात कही जाती है कि बीएसपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आज़ाद के मन में, और कभी भी मायावती ने कोई कह सकते हैं गलत बयानबाजी आज़ाद के खिलाफ नहीं की है। तो एक संभावना के तौर पर देखा जाता रहा है। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने कहा था, जब आज़ाद से पूछा गया था कि भाई वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, दलित वोट बैंक को जिस तरह उन्होंने साधा है वो बाकी काबिल तारीफ है। अब क्या उसका कह सकते हैं कि अब दोनों पार्टियों का साथ मिलन अब तय हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से आज़ाद को झटका दिया है वो अपने आप में यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। कि एक तरफ तो अखिलेश चाहते हैं किसी भी कीमत पे हमें बीजेपी को हराना है और बीजेपी के खिलाफ जीत दर्ज करना है, लेकिन जयंत चौधरी जो उनके पास से चले गए, उन्होंने कह सकते हैं कि इलेक्शन समीकरण बनने से पहले उनको 7 सीटें अलॉट कर दी कि भाई आप यहाँ से लड़िए, लेकिन वो उनको छोड़कर बीजेपी खेमे में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन आज़ाद जो लगातार अखिलेश यादव के साथ चलना चाहते हैं, उनको ये झटका देते हुए कहते हैं भाई आप दूर बैठिए। तो कई तरह से अब उलझी हुई सी राजनीति अखिलेश यादव की नजर आती है। कुछ फैसले ऐसे हैं जो उनकी जो समझ है राजनीति की उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर जो आज़ाद आपके साथ चलना चाहते हैं, जो ओवैसी आपके साथ चलना चाहते हैं, उनको तो आप जो पूरी तरह दरकिनार कर देते हो, लेकिन जो लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं उनके लिए आप पहले से पहले ही सीटों की कह सकते हैं बंदोबस्त कर देते हो। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव के ऊपर कई तरह के सवाल हैं। अब कांग्रेस पार्टी के इसमें कोई पहल करे, क्योंकि अभी भी प्रियंका गांधी के मन में आज़ाद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है। आपने देखा कि आज़ाद ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वो मेरी बड़ी बहन की तरह है और मैं राजनीति बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, मेरा रिलेशन उनसे बहुत अच्छा है। तो इस तरह की बातें हैं कि क्या अब प्रियंका गांधी कह सकते हैं कि अखिलेश के फैसले के ऊपर कोई बड़ा जो मीटिंग करके कोई फेरबदल करवाने का प्रयास कर पाती हैं, क्योंकि आज़ाद का साथ होना मेरे ख्याल से इंडी गठबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है। वाकई में देखिए, और देखने के लिए भी मिला कि जिस तरीके से यहाँ पर तीसरी सूची में बदायूं सीट से कहा जा रहा था कि शायद धर्मेंद्र यादव को उतारा जाएगा, लेकिन वहां से शिवपाल यादव को उतार दिया जाता है और अब आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आ चुका है। तो क्या जिस तरीके से अमन जी ने कहा कि प्रियंका गांधी की पहल के बाद अब अखिलेश एक बार फिर से अपनी सूची में बदलाव करते हुए यहाँ पर परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। अक्षय है मेरे साथ, और अक्षय से सवाल रहेगा कि अक्षय, जिस तरीके से अमन जी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहीं ना कहीं इस मामले में हस्तक्षेप किया, वो भी चाहती थी कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना जरूरी है। तो जिस तरीके से बदायूं से कैंडिडेट बदला गया है, क्या उम्मीद है कि नगीना से भी सपा यहां पर हो सकता है कि कोई बदलाव करते हुए नजर आए? देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर अपनी साइकिल जो चल रही है नगीना में उसे चलाए रखना है तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाना बेहद ज़रूरी है। आप 2019 के आम चुनावों को मैं जिक्र करूंगा तो जो 2019 की मतदाता सूची नगीना क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आई तो उसमें करीब 16 लाख रजिस्टर्ड मतदाता नगीना क्षेत्र में है, नगीना लोकसभा क्षेत्र में। उन 16 लाख पे अगर गौर करेंगे तो 16 लाख में 6 लाख मुस्लिम समाज के मतदाता है, जबकि 9 लाख दलित समाज के मतदाता और शेष 1 लाख अन्य समाज के मतदाता है। अब जो मतदान नगीना क्षेत्र में 2019 में हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा अगर मत की बात की जाए तो वो बीजेपी प्रत्याशी को पड़े, बीजेपी को पड़े करीब 3.5 लाख, 3.5 से 4.25 लाख के बीच। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जो मत पड़े
वो दूसरे नंबर पर थे अगर हम यहाँ पर पार्टी के आधार पर मत देखें, और तीसरे नंबर पर थे बसपा के मत। लेकिन 2019 में इन दोनों दलों के बीच गठबंधन था, और गठबंधन होकर के जो सपा बसपा गठबंधन था वो बीजेपी से आगे निकल गया। यानी कुल मिलाकर के नगीना में 2019 में जो मतदान हुआ था लोकसभा सीट पर, वहां पर जो प्रत्याशी खड़ा हुआ था वो बसपा का प्रत्याशी था, लेकिन गठबंधन के चलते दोनों का जो वोट मिला सपा बसपा का, वो बीजेपी के वोट पर भारी पड़ा, आगे निकला और जीत मिली बसपा के चेहरे वाले गठबंधन के प्रत्याशी को। वही चीज अब यहां पर है। अब जिस तरीके से लगातार ये चर्चा थी कि नगीना क्षेत्र से चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकते, अखिलेश टिकट दे सकते, लेकिन दोनों के बीच क्या किन्हीं कारणों के चलते तालमेल सही से नहीं बैठ पाया और यहां पर सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब ये चीज अगर चलती चली जाती है और चुनाव होता है, मतदान इसी ही तर्ज पर पड़ता है, तो देखिए निश्चित तौर पर वोटों को यहां पर बंटवारा होगा और अखिलेश यादव को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गठबंधन के तहत वो सीट उनके खाते में 2019 में आई थी, लेकिन इस बार वो सीट उनके खाते से, उनके जो पकड़ है वो उससे दूर चली जाएगी। जिक्र किया आपने बनाई, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो सूची जारी की है उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि अखिलेश नहीं चाहते हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव जो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है उसमें उनके अलावा कोई भी पार्टी मजबूत स्थिति में ना आ पाए? कांग्रेस लगातार चाह रही थी कि बीएसपी को इंडिया ब्लॉक में शामिल किया जाए, यहाँ पर एएसपी को लेकर भी यही कहा जा रहा था, एआईएमएम को लेकर भी यही कहा जा रहा था, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं दूरियां जो हैं इन दलों के बीच काफी ज्यादा आती हुई नजर आ रही है। अगर अखिलेश पहल करते तो हो सकता है कि यहाँ पर बीएसपी और एएसपी और यहाँ पर एआईएमआईएम जो है वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती हुई नजर आती। निश्चित तौर पर देखिए गठबंधन का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं कि एक नियम है हर मुकाबले का। अखिलेश यादव के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने, वो समाजवादी पार्टी जिसका वर्चस्व उत्तर प्रदेश में एक वक्त हुआ करता था, जो करीब कई मर्तबा सूबे की सत्ताधारी दल के रूप में रह चुकी है। अक्षय, ऐसा वर्चस्व तो देखिए बीएसपी का भी रहा है, आप भी जानते हैं कि बीएसपी सत्ता में रह चुकी है। मायावती ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को संभाला है, कहीं ना कहीं उन्हें आयरन लेडी यूपी का कहा जाता था, तो फिर आखिरकार क्यों अब अखिलेश यादव नहीं चाहते कि एक बार फिर से मायावती का वैसा ही दबदबा यूपी में देखा जाए? देखिए मायावती का दबदबा यूपी में वैसा हो या किसी अन्य दल का हो, तो वो चुनौतियां आगे चलकर अखिलेश यादव के लिए खड़े करेंगे। बीजेपी का आप देखिए आज से 40 साल पहले जब करीब 1980-82 में बीजेपी की नींव रखी गई थी, 79-90 के आसपास 95 तक इतना भारी वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नहीं था, लेकिन बीजेपी का उभार हुआ तो सपा दबती चली गई। अब यही चीज ऐसी स्थिति में सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही है और उसके सहयोगी दल, चाहे इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस हो या फिर बसपा को, वो साथ ला करके वो बीजेपी को चुनौती तो दे सकते हैं, लेकिन आगे चलकर भविष्य में वे सहयोगी दल ही उनके लिए चुनौती बनेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी कहीं या अखिलेश यादव आपने जिक्र किया कि जो सूची है वो सूची इस बात की ओर इशारा करती है कि अखिलेश भी नहीं चाहते कि जो सहयोगी दल है वो ज्यादा उभर पाए। लेकिन निश्चित तौर पर अगर सहयोगी दल उभरेंगे तो वे चुनौती अखिलेश यादव के लिए ही खड़ी करेंगे। बीजेपी से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई उदाहरण समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है। जिक्र इस बात का आया कि सपा का वर्चस्व रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सपा के वर्चस्व पर आज बीजेपी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश पर भारी है। देखने को मिला था हमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद जिस सत्ता विरोधी लहर के चलते माना जा रहा था कि अखिलेश यादव जो झटका कमल को देने वाले हैं वो बहुत अच्छे से दे देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव यहाँ लोकसभा आगामी आम चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें तो जीतना चाहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके सामने चुनौती ये भी है जो सहयोगी दल हैं वो जितनी ज्यादा सीटें जीतेंगे, जितनी ज्यादा उनकी सीटें खाते में आएंगी, जितनी ज्यादा वो मजबूत होंगे, आगे चलकर वो उनके लिए चुनौती भी बनती नजर आएंगे। वाकई में देखिए, और अब सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि एनडीए जो 400 पार का नारा दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो अकेले 370 की जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है कि 370 सीटें वो जीतेंगे, लेकिन वो भी एनडीए में शामिल जितने सहयोगी दल हैं उन्हें तवज्जो देते हुए नजर आ रही। चाहे बिहार की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या फिर किसी अन्य राज्य की बात कर लीजिए जहां भी एनडीए की गठबंधन में सरकार है, छोटे छोटे दलों को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, छोटी छोटी पार्टियों को उनकी मनमांगी सीटें दी जा रही हैं, लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव ये क्यों नहीं कर पा रहे? यहाँ पर मेरे साथ शिराज हैं। शिराज, अगर एनडीए में शामिल सहयोगी दलों की मांगे बीजेपी पूरी कर रही है जो पहले से मजबूत स्थिति में है, तो आखिरकार अखिलेश यादव को किस बात का गुरूर है? क्यों वो सहयोगी दलों को उतनी मजबूत स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से अभी बीजेपी पार्टी जो है वो सत्ता में है और उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। जैसे बात करें हम पशुपति पारस की, तो उनको राज्यपाल बनाने तक का भी ऑफर दिया गया था। निश्चित रूप से बीजेपी पार्टी है वो बड़ी पार्टी है, उसके पास अनेक ऑफर हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी बना सकते हैं, महासचिव भी बना सकते हैं, या फिर तमाम जो चीज़ें हैं उनको कहीं
ना कहीं सेटल किया जा सकता है। लेकिन वहीं बात करें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की या किसी भी पार्टी की जो सत्ता में नहीं है, तो उनके पास कहीं ना कहीं एक तो पहले से ही जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है वो जो छोटे दल हैं उनको जगह नहीं दे रहे हैं। एक तो उनकी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में लगातार उनके वोट बैंक में कमी देखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें तो इस बात से बखूबी अखिलेश यादव वाकिफ होंगे कि अगर इन छोटे दलों को मौका दिया जाता है, अगर उन प्रमुख सीटों पर जीत लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो अपनी पार्टी का विस्तार कर देंगे और यूपी में जो है एक तीसरी पार्टी बनकर उभर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को इस बात का डर जरूर है कि छोटे दल हैं, खासतौर पर चंद्रशेखर आजाद जैसे इन दलों को अगर मौका मिलता है तो भविष्य में जो है वो अखिलेश यादव के लिए ही चुनौती बन सकते हैं। इसी वजह से और इन्हीं तमाम वजहों से मुझे लगता है कि जो छोटे दल हैं उनको समाजवादी पार्टी मौका नहीं देना चाहती। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के फैसले से अब कई पार्टियां यहां पर नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं, सवाल उनके फैसलों पर उठाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट पर जिस तरह से समर्थन AIMIM और कांग्रेस का मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या अब BSP भी उनके समर्थन में उतरती हुई नजर आएगी? क्योंकि नगीना सीट को लेकर अभी तक BSP ने भी किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा है। देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए Next 9 न्यूज के साथ।